देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम के अभी तक के सफ़र में हमने कोशिश की है कि हर नशिस्त में एक डिफरेंट एसेट क्लास को डिस्कस किया जाए, उसके रमूज़, नशेब व फराज और इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे मेहमानों ने हर एसेट क्लास को बड़ी बारीक बीनी से एक तो स्टडी किया हुआ है, अंडरस्टैंड किया हुआ है, फिर आपको बड़ी आसान जुबान में हमने इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। अपने मेहमानों से बात करते हुए हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे बुनियादी चीज़ जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है उसका अंडरलाइंग फैक्टर या रीज़न या रैशनल क्या है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने आज के इस निशस्त की जो इसका जो टॉपिक रखा है, इसकी जो हेडिंग रखी है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रखी है। एक बुनियादी चीज़ जो हमें समझाएगी आया अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर इन्हसार नहीं रखता कि एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रिस्क कितने हैं, या उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, या उसका टाइम पीरियड कितना है, या क्या वो डिजिटल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, बल्कि इसका जो बुनियादी और बेशतर हिस्सा है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम अपनी ज़िंदगी के किस मरहले में हैं, आया हम नौकरी पेशा हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जो एक अंडरलाइंग चीज़ होती है जिससे हम ये फैसला लें कि एक इन्वेस्टमेंट क्यों कर की जाए, कहां कर की जाए और किस वक्त की जाए। इस बात को जरा हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनामुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिनेंस के हवाले से इनके नाम से शाया हैं। उनके हमरा बैठे हैं एजाज अयूब साहब। एजाज अयूब साहब एक सीनियर एनालिस्ट हैं, ये रिसर्चर हैं और शब रोज़ इनका फिनेंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस है। इनाम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ जी, एक तो जरा आप बड़ी आसानी से समझाएं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बड़ी भारी भरकम सा एक टर्म लगता है जी। तो हमारी जो इस प्रोग्राम के जरिए एक काविश ये भी है कि हम इस इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल लिटरेसी जो है इसको जरा डीजार्गनलाइज कर दें जी। तो एक तो बता दें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है बड़ी आसान जुबान में, दूसरी चीज कि इसकी अहमियत या जरूरत क्या है। सही बात। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर हम देखें ऐसा सच कोई ये कुछ नहीं है। क्या है, हमने बहुत सारे पीछे वाले प्रोग्राम्स में बात की कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के एसेट क्लासेस है। कभी हम इक्विटी की बात करते हैं, कभी हम डेट या सेविंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स की बात की हमने, तो इन सब चीज़ों की। लेकिन फिर ये देखना है कि हमने देखा कि जब हमने इक्विटी की बात की तो वहाँ पे जो रिटर्न्स की बात की हमने, तो हमने देखा कि वो रिटर्न्स ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक इंसान जो अपनी सेविंग करता है, जो इन्वेस्ट करता है फ्यूचर के लिए, तो ये देखा जाता है कि वो कहीं एक जगह पर इन्वेस्ट न करे। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट, उसकी जो जमा पूंजी है, वो ये एक डाइवर्सिफाइड तरीके में मुख्तलिफ अक़साम के इंस्ट्रूमेंट्स में मुख्तलिफ अक़साम के इंस्ट्रूमेंट्स में वो इसको इन्वेस्ट करे, डिफरेंट, किसी में ज़्यादा करे, किसी में कम करे। एक उसमें भी एक अपना साइंस या जिसको एक हम बोलेंगे रैशनल है कि किस तरह से किस में मुझे कब ज़्यादा करना है और कम। तो ये एक पोर्टफोलियो बनता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें आपके मुख्तलिफ अक़साम की। और दूसरा ये होता है कि आपको इसमें 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। मैं जब मेरी कौन सी इनकम है, किस कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरा एक इनकम जो सबसे पहला बनता है इसमें कि मैं किस तरह से इन्वेस्ट करूं। दूसरा ये कि मेरी नीड्स क्या है, राइट। ये 2 चीजें
कि मेरी फॉर एग्जांपल 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं कोई काम नहीं करूंगा, तब मेरी कौन सी रिस्क। ये दो चीजें। और तीसरा होता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट जो है वो इसमें बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। रिस्क एपेटाइट हमारा 2-3 चीजों से मतलब ये हो जाता है कि हम बोलेंगे कि किस आदमी में कितना रिस्क एपेटाइट है। हाँ, सबसे पहले ये है कि मेरी उम्र इस वक्त क्या है, क्या मैं बहुत जवान हूँ, मेरी कौन सी लायबिलिटीज है जो मेरे को बहुत जल्द आने वाली है, फ्यूचर में कौन सी लायबिलिटीज होने वाली है, ये चीजों का ख्याल। और दूसरा मेरी मतलब इनकम की कैटेगरी कितनी होगी, मेरी में कितनी सकत होगी, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीजें मद्देनजर रख के हम एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर मैं एक अर्ली एज में हूं, मैं 20s में हूं, तो मेरे पास अभी बहुत सारी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, शायद मेरी मैरिज भी नहीं हुई है, तो मेरा रिस्क एपेटाइट ज्यादा बन जाता है। तो इस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो का तयन करते हैं और वो पोर्टफोलियो हम बना के फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स शुरू करते हैं। आई थिंक इनाम साहब वेरी राइट। मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि पोर्टफोलियो, ये जो इनाम साहब ने कहा कि एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है, बड़ी आसान ज़बान में अगर इसको कहा जाए कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट आप मुख्तलिफ अकसाम के इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, तो उसमें एक तवाज़ुन रहना चाहिए। और तवाज़ुन इसलिए रहना चाहिए कि, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको अपनी सारी जमा पूंजी या जितना भी पैसा आपको मुहैया है वो आप इन्वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं है। आपके अखराजात पहले देखे जाते हैं, आपकी कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, आपको पता है 1 साल के बाद बच्चे का एडमिशन करना है, या आपको पता है उसके लिए पैसे चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा करें, लगा दें जहां पे लॉक इन पीरियड 5 साल है, 15 साल है, अगरचे वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है इससे इंश्योर नहीं होगी। तो इन्हीं बातों की तरफ इनाम साहब हमें इशारा कर रहे थे। आजा साहब, इनाम साहब ने हमें इशारा किया कि एक ऑब्जेक्टिव बड़ा ज़रूरी होता है कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक तो आप इस पे बता दें कि ये मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूंगा। दूसरी चीज़ आप बता दें, हम अपने हर एपिसोड में अभी भी इनाम साहब ने हमें समझाया कि एक रिस्क एपेटाइट लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि आपका रिस्क कितना है। इनाम साहब ने बखूबी ये समझाया हमें कि अगर मैं छोटी उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूं तो मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा, मैं रिस्क ले सकता हूं कि अगर मेरा 10,000 डूब भी गया तो शायद अभी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी जो अर्निंग एज है बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये भी हमें इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से समझाएं कि ये रिस्क एपेटाइट का मतलब ट्रांसलेट कैसे होता है रिस्क एपेटाइट इनटू दीज इन्वेस्टमेंट एसेट्स, प्लीज। पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं तो इंसान का अपना रिस्क एपेटाइट मीन्स कि मैं अगर पैसा किसी चीज में लगा रहा हूं, इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, या क्रिप्टो की भी हमने बात की, इसमें डाउन साइड जाने का बहुत खतरा है। तो ये कितना मैं ले सकता हूं। अगर मैंने 10,000 महाना इन्वेस्ट किए हैं, 1 साल के 1,20,000 इन्वेस्ट किए हैं, इसमें से कुछ मैंने फिक्स्ड इनकम में किए हैं जिसमें इंटरेस्ट मिलता है जो कि एश्योर्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया जो कि एश्योर्ड है, लेकिन इसमें कुछ आधा पोर्टफोलियो मेरा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में है जहां पे डाउन साइड है। वो कितना मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूं, वो डिपेंड करता है कि जैसे कि इनाम साहब ने कहा कि एक पर्सन की रिक्वायरमेंट्स पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, किस एज ग्रुप का है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या उसको इमीडिएट नीड्स आने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी एसेट क्लासेस है इनको हम क्यों रखते हैं डिफरेंट, कहते हैं डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, वो डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती है स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, जो ही गोल्ड ऊपर जाता है, करेंसीज में अगर हम डॉलर की बात करेंगे, डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, क्रूड ऊपर जाएगा तो डॉलर भी ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी तो स्टॉक मार्केट्स नीचे जाते हैं। सो इनका एक बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व किया, इनमें कोरिलेशन कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, कभी नो कोरिलेशन होती है। तो हम इस तरीके से चूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि ओवरऑल अगर इनमें इंटरेस्ट रेट मार्केट अच्छा जा रहा है तो मेरे कुछ ऐसे एसेट्स है जहां पे इंटरेस्ट रेट मुझे अच्छा मिल रहा है, हालांकि मेरे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ लोग जैसे क्रिप्टो में भी डाल दिया, स्टॉक्स में भी डाल दिया, म्यूचुअल फंड में भी, उन म्यूचुअल फंड्स में डाला जहां पे इक्विटी है बहुत ज्यादा। यहां से इंटरेस्ट रेट्स अभी आपने देखा होगा, फेड ने भी इंक्रीज की, आरबीआई ने भी इंक्रीज की, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज की। अगर मेरे पास खाली ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पे खाली इक्विटीज वगैरह में है तो मेरे को लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसके बरक्स अगर मैंने 3 एसेट क्लासेस में लिया है, उसमें से एक ऐसा है जिसमें मैंने बॉन्ड्स में लिया है, तो बॉन्ड्स के साइड से मुझे लॉसेस नहीं गेन होगा, तो नेट में मेरा लॉस मिनिमाइज होगा। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। सो यू हेज योर लॉसेस अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जिनका बिहेवियर डिफरेंट है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। लेकिन जो कंज्यूमर्स, जो एंड यूजर्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा हाउस होल्ड्स है, हाउस वाइफ्स है, शॉपकीपर्स है, उनके पास इतना इल्म नहीं होता है। तो
बहुत सारे बैंक्स वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। राइट। एक हो गया फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड का, हम उसकी बात नहीं बात करें, वेल्थ मैनेजमेंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे जोड़ना चाहूंगा, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बाहर इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वाला चीज, मोर्टेलिटी रिस्क जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट्स में कोई नहीं देता आपको। तो इंश्योरेंस प्लस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंश्योरेंस इज द थिंग दैट यू नीड इन इट। तो वेल्थ मैनेजमेंट वाले लोग आपको हेल्प करते हैं आपका प्लान करने में। अगर वो क्या क्या करते हैं, इसमें दो चार चीजें, जैसे आपके एसेट एलोकेट करेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस में जिनकी कोरिलेशन एक जैसी नहीं है ऊपर नीचे। दूसरी चीज जो है कि बहुत सारे टाइम मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे अभी हमने देखा इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर जा रही है, तो स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो स्टॉक सस्ते हो रहे हैं अभी, तो दे विल स्टार्ट बाइंग स्टॉक्स। या क्रिप्टो बहुत सस्ता हो रहा है, मे बी दे विल स्टार्ट बाइंग। अभी एक नॉर्मल इंसान के पास इसका इतना इल्म नहीं होता और वो इतना फॉलो नहीं करता है। तो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जो बैंक्स है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उसको गाइड करते हैं, वो गाइड करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच वी शुड नो, बी वेरी केयरफुल एज अ कंज्यूमर। आई थिंक दैट वाज अ वेरी, आपका जो ये कंसर्न था कि लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज को देखते हैं बढ़ता हुआ या घटता हुआ, उसमें जाते हैं। आई थिंक ये डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, और जो वेल्थ मैनेजमेंट, और एक अजय साहब ने बखूबी बता दिया था कि डिफरेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बैंक्स भी आते हैं, उनके पास वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो आपके लिए ये सारा इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। इनाम साहब जी, एक और चीज़ हमने बड़े हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली ये देखा हुआ है कि जब इतने एसेट क्लासेस नहीं हुआ करते थे या फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम से कम दो चीज़ें तो बुनियादी सबको पता थी। एक ये कि मेरे पास इखराजात के लिए पैसे होने चाहिए, एक्सपेंसेस के लिए। सही बात। दूसरी एक चीज़ हुआ करती थी कि वो कहते थे कि वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, जिसमें एक इमरजेंसी फंड होता था, बिकॉज कोई ऐसी खुदा न खास्ता एक नौबत आ सकती है जिसके बारे में आप कोई प्लान नहीं कर सकते। सही बात। तो विद सो मेनी एसेट क्लासेस जो हमारे हैं, काइंडली हमारे नाज़रीन को बताते हैं ये इमरजेंसी फंड जो है ये इवॉल्व होकर कैसे अब आया है, अब इस इमरजेंसी फंड को वो ऑप्टिमली कैसे मैनेज करें। देखिए, आप एक इमरजेंसी, जैसे कि आपने सही बताया कि रेनी डेज या कोई ऐसी परेशानी किसी टाइम हमें अचानक से ना आए कि हमें कुछ ऐसे उसके लिए पैसा बचा के रखना चाहिए। एक होता है कुछ चीज़ें अभी हम बोलते हैं कि कुछ अभी इन्होंने एजाज साहब ने इंश्योरेंस की बात की, कुछ रिस्क्स हमें कवर करने हैं, खुदा न खासा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास मकान है हमारे, या कोई ऐसी पर्सनल खुदा न खासा डेथ हो गई या कुछ चीज़, उसके लिए हमें इंश्योरेंस एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें आते हैं, दैट कैन बी मतलब रिस्क के रिलेटेड, या अदरवाइज कोई इमरजेंसी पड़ गई, या कोई शॉर्ट टर्म में हमें फॉर एग्जांपल कल को बच्चे का एडमिशन करना है, हमें छोटा सा रिनोवेशन करना है, या कोई, इसके लिए हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड्स या इमरजेंसी फंड्स जिनको बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई फंड अलोकेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब जितना भी कुछ अपने मतलब इसके हिसाब से, तो उसमें क्या सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम ऐसी जगह रखें कि बहुत लिक्विड रहे। बहुत लिक्विड मीन्स कि हमें आज जरूरत पर ही आज या कल मिलना चाहिए, लेकिन अब जब हम ये रखते हैं तो अगर हम ऐसे ही सेविंग अकाउंट में रखेंगे फॉर एग्जांपल, जो हमारा नॉर्मल, उसमें दो चीजों का खतरा है। एक, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है इसमें ज्यादा, क्योंकि सेविंग बैंक्स का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। दूसरा ये होता है कि जब आपके पास पैसा इस तरह से बिल्कुल ही इजीली अवेलेबल है, मैं भी आपने कंटिजेंसी के लिए रखा, लेकिन कभी कभी आपको एंटाइस हो जाता है बंदा, तो आपने किसी और चीज पे खर्च कर लिया, तो वो जो इमरजेंसी आनी थी या जिसके लिए मतलब कभी को चाहिए था उस टाइम फिर आपके पास नहीं है। इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं, प्रोबेबली मतलब मे बी म्यूचुअल फंड्स
या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत क्विकली हम यूज करके इसको विड्रा कर सकते हैं। गोल्ड आ सकता है नाम साहब? क्या गोल्ड की गोल्ड लिक्विडिटी उधर हम बोल सकते हैं? लेकिन गोल्ड में भी थोड़ा 1 हफ्ता 4 दिन 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स प्रोबेबली 24 आवर्स के बाद मतलब विद इन 48 आवर्स हम हाँ उसको हम ये कर सकते हैं, लिक्विड कर सकते हैं, वी कैन यूज इट, और वहां पे थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है वहां पे। राइट। हाँ, दूसरा ये भी होता है, मैं बताऊं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, मे बी इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे भी मतलब इसमें रिस्क वाला जो कोई ये फंड है उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर बढ़ गया तो बढ़ गया और इमरजेंसी के वक्त जब भी आई तो निकाल दिया। लेकिन इसके साथ ये लाजमी इंतबा जरूरी है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स या अनलाइक सेविंग ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट आपको प्रिंसिपल तो मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स जब हम करते हैं बात वहां पे होते ही है कि कोई आपका अगर आपको इक्विटी बेस्ड है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा रहती है। राइट। हाँ, अगर मतलब डेट बेस्ड है तो रिस्क जरा कम रहती है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी हम रिस्क वाले करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है विद इन जब टाइम पीरियड, लेकिन जब टाइम पीरियड कम हो तो प्रोबेबली कम रिस्क वाले। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। आजा साहब, एक बड़ी क्लासरूम स्टाइल में एक आपसे गुजारिश होगी कि आप ना एक एग्जाम्पल देके जहां पे आप बोलें कि एक शख्स है, एक पर्टिकुलर एज में है और उसके पास ही हैज अ सेविंग या उसकी एक रिकरिंग इनकम है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है। आपके हिसाब से एक बड़ी जेनेरिक, वी अंडरस्टैंड, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते हैं, ये जो हम बता रहे हैं दीज आर मेयर सजेशंस। ऐसा नहीं है कि ये कोई गोल्डन रूल है और इसी से सब कुछ होना है। दीज आर सजेशंस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज, क्योंकि हर शख्स की जो है एक सिचुएशन डिफरेंट होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, उसके जो एसेट्स उसके पास हैं वो डिफरेंट है। तो आप प्लीज ये समझा दें कि मुझे टैक्स भी बचाना है, मैं रिटर्न्स भी अच्छे चाहता हूं, जनरली स्पीकिंग मेरा रिस्क एपेटाइट एक एवरेज सतह पे है, मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपने पैसे को लेकर बड़ा मोहतात रहता हूं कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी ये चीज कि मुझे ये भी डर है कि लोग, मैं सुनता हूं स्टॉक में भी उन्होंने कमा लिया, ऐसा भी। ये सारी चीजों में आप एक प्रैक्टिकल माशरे में ना, सोसाइटी में एक जो शख्स है, आप जरा मिसाल के जरिए हमें यह समझा दे तो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा अच्छा एक जैसे कि कहा आपने भी, ये इंस्टांस है, इट्स एन इंस्टांस दैट आई एम गोइंग टू से, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट फॉर एनीबॉडी, बिकॉज़ ऐसा ही होना है। हर एक शख्स की एक बहुत ही कस्टमाइज्ड नीड्स होती है, सो यू कैन कस्टमाइज इट। अगर हम ओवरऑल किसी की बात करेंगे जो 10,000 मंथली सेव करते हैं, तो मेरे ख्याल में पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विडिटी, जो कि मिलती है आपको सेविंग्स अकाउंट में। कि आपकी सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, मतलब इमीडिएटली आपको पैसा चाहिए, आपको दवाई लानी है, आपको पेट्रोल डालना है, तो यू नीड सम अमाउंट ऑफ मनी। इवन अगर आपने खर्चे रखे हैं उसके बाद ये 10,000 आप सेव कर रहे हैं, कभी कभी एग्जीजेंसी में आ सकता है। सो आई थिंक 15 to 20% डिपेंडिंग अपॉन योर 15 to 20% आप पहले लिक्विड रखें। उसके बाद एक मेजर पोर्शन आपका जाना चाहिए इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स में, जिसमें कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें बॉन्ड्स आते हैं, या एक बहुत ही आसान तरीका है बैंक की एफडी और बैंक की कैश सर्टिफिकेट्स, दैट शुड बी अराउंड 30%। अगर आप उसमें टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं, अगर आपके पास लॉक इन पीरियड की कंफर्ट लेवल है कि आप 5 साल नहीं चाहिए, तो यही पैसा जो एफडी का है, या आप पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट में रखें, उसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है और उसमें टैक्स बेनिफिट भी है। या बैंक्स भी टैक्स सेवर स्कीम्स देते हैं सेम पैटर्न्स पे, उसमें लॉक इन पीरियड रहता है। सो ये जो वाला पोर्शन 30% पोर्शन है, दिस विल बी योर सेफेस्ट पोर्शन, दिस विल बी समथिंग विच विल गिव यू इंटरेस्ट, सिक्योर, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू टैक्स बेनिफिट। और ये सारे सेविंग्स में मैं इंश्योरेंस नहीं डाल रहा हूं, इंश्योरेंस आपको मस्ट है, वो करना ही करना है, ओवर एंड अबव ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद हमको अब ग्रोथ की तरफ देखेंगे। पहले 50% हमने सिक्योर कर लिया, 50% रहता है, इसको ग्रोथ की तरफ देखेंगे। ग्रोथ में हमारे पास 3 ऐसे एसेट क्लासेस है। पहले मैं कोशिश करूंगा नाज़रीन को बताने की कि इस रेस्ट ऑफ द 50% में से भी हम 10% और सिक्योर करेंगे गोल्ड में। फिर रहते हैं आपके 40% में से हमको मेजर पोर्शन 40% का मींस आधा 20% दैट शुड गो इन म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, बेस्ड ऑन योर असेसमेंट कि मुझे कौन से सेक्टर में, मिड कैप में डालना है, बड़ी कैप में डालना है, लेकिन इक्विटी बेस्ड, उसमें मेजर इक्विटी होना चाहिए। उसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं लेकिन मेजर इक्विटी होता है, क्योंकि ग्रोथ हम देख रहे हैं अब। उसके बाद खुद आप कुछ इक्विटी 10% खुद इक्विटी ले, 10-12% खुद इन्वेस्ट करें, खुद समझे मार्केट को, और लास्ट में जो 5-6% रहते हैं वो क्रिप्टो में डाल दें। दिस इज माई बेसिक ब्लूप्रिंट। उसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आई थिंक इससे मैं डिस्कशन आगे ले जाऊं, बिकॉज ये जो अब हमारा एक काइंड ऑफ टेम्पलेट बन गया ना कि ये
इनाम साहब, ये जो टेम्पलेट बना है, वी अंडरस्टैंड ये जेनरिक है, जी वी अंडरस्टैंड इसमें ये कस्टमाइजेशन इसमें जरूरी है। अब आप हमें बता दें इसमें कस्टमाइजेशंस विद रेस्पेक्ट टू एज, विद रेस्पेक्ट टू सिचुएशन, विद रेस्पेक्ट टू ज्योग्राफी कैसे होंगी? जी, थोड़ा सा मैं पहले और जी, ऐड please। करूंगा, क्योंकि हम जेनरिक की बात करते हैं, नॉर्मली हम जो यहाँ पे बात करते हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी, जिनका बहुत ही ज्यादा स्टॉक्स में दूसरे में इंटरेस्ट भी होगा, दे विल बी नॉलेजेबल, दे विल बी थिंकिंग ऑफ इट एज ए वेल्थ क्रिएशन। राइट, उनके लिए प्रोबेबली ये चीजें दे कैन थिंक ऑफ देयर ना, बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड, वेल प्लान्ड उस तरीके से कर सकते हैं। Right। हम जो नॉर्मली यहाँ पे बात करते हैं वो हम एक आम इंसान के लिए जो बेसिक सेंस में सैलरीड है, जिसको मतलब एक शॉप की इनकम है, जिसको मतलब एक फार्मिंग की इनकम है, जिसकी एक मतलब फिक्स्ड इनकम है, और उसको अपने मतलब एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर ले, इसके लिए एक ये जेनरिक सा तरीका है। कुछ लोगों के लिए जिनका मतलब वेल्थ क्रिएशन का इतना मतलब दे कैन टेक बिग रिस्क, दे कैन हैव लाइक दे कैन प्लान देयर वे इन दैट वे। राइट, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं बहुत सारे जेनरिक तरीके की करते हैं जो आम तरीके से लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें हमने बात की जैसे कि हम एजाज साहब ने बहुत स्ट्रेस दिया है कि हम जो इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम एक मतलब स्पेसिफिक टर्म प्लान की बात करते हैं, वो लाजमी है। हम अपने हेल्थ को कवर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी रखें। उसके बाद फिर सबसे पहली बात आती है हमारा पोर्टफोलियो पे मेरी एज का सबसे अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं 20s में हूं फॉर एग्जांपल, तो आई हैव एपेटाइट टू 20 को 100% को 20 का एज माइनस करके प्रोबेबली 80 का रिस्क मैं ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम गैप बहुत है। 30s में हूं तो इसी तरह से मतलब 30% का तक रिस्क ले सकता हूं। तो क्या है कि 80% का रिस्क मीन्स कि वी कैन लाइक मेरा जब पोर्टफोलियो बनेगा मैं 80% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जहां पे मेरे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हों लेकिन मेरी रिस्क भी ज्यादा रहती है। और 20% डेट में रखूंगा, वो सिक्योर रहेंगे। जितनी जितनी एज बढ़ती जाएगी तो इस परसेंटेज में गिरावट आ जाएगी, गिरावट आनी चाहिए, आपका सिक्योर रहना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी जो मतलब बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है उसको सिक्योर करना चाहिए, और उसको मतलब अगर प्रॉफिट आपको कम मिलेगा लेकिन आपको एक सिक्योर्ड रिटर्न मिलेगा, और अपना पैसा आपको सेव करना है। सबसे पहले आपको अपना पैसा सेव करना है जितनी एज मैच्योर होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज का हम ख्याल रखें। जी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है ये वाली चीजें जो है जहां पे आपका टिकट साइज स्मॉल है, लेकिन वंस आपके पास एक बिल्डअप हो जाएगा, आपके म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा हो जाएगा, गोल्ड में जमा हो जाएगा, आपके ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स या इक्विटीज में जमा हो जाएगा, वेन एवर यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि रियल एस्टेट कहीं पे मिल रहा है, आपको लैंड का कोई हिस्सा मिल रहा है, यू शुड नॉट थिंक ट्वाइस, यू शुड कन्वर्ट दैट इनटू लैंड, कीपिंग लिक्विडिटी इनटू कंसिडरेशन। थोड़ा बहुत लिक्विड फंड रखें आप, लेकिन लैंड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमने उस पर एक पूरा डिटेल शो किया, सो बड़ा टिकट साइज में आप ये कन्वर्ट करें एज सुन एज पॉसिबल इनटू लैंड। I think very well. As I probably we are towards the last section of our program. इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनाम साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छेड़ा है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, बिकॉज एज की तो उन्होंने बात की, वो तो एक पोर्टफोलियो को देखकर हुआ। ना इंश्योरेंस में आप बड़े निहायत इख्तिसार से बता दीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस में जब हमने डिस्कस किया था तब भी हमने हेल्थ में किया था। आप प्लीज हमारे नाज़रीन को बता दें दैट इंश्योरेंस में हमें क्या चीजें जहन में रखनी है व्हेन वी आर टेकिंग इंश्योरेंस, कि अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस ले रहे हैं, मैं अपना इंश्योरेंस ले रहा हूं, कौन सी एज है मेरी, क्या, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमारे नाजरीन को पता चल जाए दैट इंश्योरेंस इज नॉट समथिंग कि आप कभी टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं और आपको फिर 1-4 महीने बाद पता चलता है ये तो वबाले जान ही बन गया है। जो भी बंदा, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जो भी बंदा अपना इंश्योरेंस कर रहा है उसको अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग्स का कैपेसिटी देखना है। अगर वो साल के 5 लाख कमाता है तो 10 साल का अगर वो देखे वो 60 लाख कमा रहा है प्रेजेंट वैल्यू में, तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिसका कम से कम 10-15 साल का सम एश्योर्ड हो, मतलब 60 to 90 लाख रुपए सम एश्योर्ड मींस खुदा ना खास्ता अगर वो इस दुनिया से जाते हैं तो उसके जो डिपेंडेंट है उनको कम से कम 10-15 साल का टाइम गैप मिलता है जहां पे वो खुद को सेटल कर सके, उनको कोई इशू नहीं होगा इनकम्स का। सो दैट इज वन। सेकंड इज हेल्थ केयर का भी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का इनकम
अभी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इनकम, और आप पे डिपेंडेंस कितनी है। Right. ये दो फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे आपको कितनी बड़ी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हालांकि आपको चुभेगा कि मैं इतना बड़ा प्रीमियम दे रहा हूं, Right. लेकिन उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, मोर्टेलिटी बेनिफिट्स है, प्लस जो कि हमने डिटेल में बात की थी, इसमें यू कैन एक कॉम्बिनेशन में एक प्लान ले सकते हैं जिसमें पेंशन बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसमें बाकी बेनिफिट्स भी होते हैं, ताकि ये एक वेल्थ क्रिएशन का भी बने और मोर्टेलिटी रिस्क को भी आपको कवर करे। थोड़ा सा मैं ऐड जी, करना जी, चाहूंगा please. इसमें, ये अगर हम ख्याल और रखेंगे कि हम अगर बहुत ही यंग एज में इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम्स बहुत कम रहते हैं, सो उम्र भर वही प्रीमियम रहेगा फिर। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मतलब Young बहुत age मिडिल एज में कोशिश करें कि कोई जितना बंदा यंग है, अभी मैरिड नहीं है, अभी अर्ली एज में है, तो जितना जल्दी हो सके एक इंश्योरेंस लेना चाहिए, लाइफ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसमें ये इसी तरह से हेल्थ में भी ये है, जितना आप यंग है, जितना आप हेल्दी है, उतना जल्दी अगर आप इंश्योरेंस ले तो ज्यादा बहुत ही बेनिफिशियल होता है बहुत लॉन्ग टर्म में। वो आई थिंक हमने प्रोबेबली सारे प्रोज एंड कॉन्स और सारे नट बोल्ट्स इसके जान लिए हैं जो बेसिक हैं। अपने मेहमानों का शुक्रिया करते हैं। नाजरीन, आज हमने कोशिश की है ये जानने की कि इतने एसेट क्लासेस में जो हमने डिस्कस किए हैं, प्राइमरी डिसीजन किस चीज़ पे लिया जाता है कि मैं अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी किस एसेट क्लास में डालूं। उसमें हमें अपने मेहमानान से ये गुफ्तगू में पता चला है कि इसकी जो बेसिस प्राइमरी होती है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए मैं एफर्ट कर सकता हूं। तो उसमें इनाम साहब और अजय साहब दोनों ने बोला कि अगर हम यंग एज से शुरू कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा डालें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने हर डिस्कशन में ये जाना है कि लॉन्ग टर्म में एवरी एसेट विल गिव यू पॉजिटिव रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म में ये जो रिस्क हैं ये शॉर्ट टर्म में जरा परेशान कुन होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दे गेट बैलेंस्ड आउट। ये स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं या क्रिप्टो की जो हम बात कर रहे हैं, जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं हमारे एसेट्स, बट लॉन्ग टर्म में इनको भी देखा गया है दैट लॉन्ग टर्म में दे हैव पॉजिटिव रिटर्न्स। तो आई थिंक कुछ बुनियादी चीजें जो हमें यहां पे पता चली हैं कि हमें अपने एज का ख्याल रखना चाहिए, दैट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कैश इनफ्लोज डू आई हैव एट माय डिस्पोजल, उस हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करूं। मुझे अपनी हेल्थ का, अपने लाइबिलिटीज का, अपनी डिपेंडेंसीज का ख्याल रखना है जब मैं इन्वेस्ट पैसा कर रहा हूं। मुझे हरगिज इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है कि कल को एक मामूली सी चीज के लिए मुझे कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट तोड़ के वो इखराजात मुझे पूरे करने चाहिए। नाजरीन, इसमें एक और हिस्सा हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो बचता है वो हमारी टैक्स सेविंग का हिस्सा है। तो विल टेक दैट सेपरेटली, एक अलग से हम एक निशस्त में डिस्कस करेंगे कि टैक्स सेविंग कैसे की जाए, कौन से इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं जो हमें टैक्स सेविंग करा देते हैं और वो हम अपने पोर्टफोलियो में कैसे जोड़कर उसको फर्दर डाइवर्सिफाई करें। तो नाज़रीन, आपके जितने भी सवालात या रिमार्क्स हैं, हम हर एपिसोड में आपसे कहते हैं कि प्लीज़ फील फ्री, आप हमें लिखें moneymatters.dd@gmail.com। और एक बहुत ही लाजमी चीज़ जो मैं यहाँ बता दूं और रिपीट करूं कि दौरान मनी मैटर्स जितने भी हम एपिसोड्स किए हुए हैं, हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम लिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पे लिया गया है, या जब भी हमने रिटर्न्स या रिस्क्स की परसेंटेजेस दी हुई हैं या आपको बताया है कि इतना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्टिव और इंडेक्स है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये हाईली कस्टमाइजेबल है। नाजरीन, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिल्म लेते हैं आपसे इजाजत। खुदा हाफिज।